आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूं 30 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड डेविलिश फैक्ट अबाउट डेयरडेविल सीरीज, जिनमें आज आपको पता चलेगा कि इस शो में दिखाया कि डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम्स को किस तरीके से तैयार किया गया था। एक्टर चार्ली कॉक्स को मैड मर्डोक जैसे ब्लाइंड कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, और इस शो के वो कौन कौन से सीन्स हैं जिनको डायरेक्ट कॉमिक से ही उठाया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सारे हैं। एंड फाइनली डेयरडेविल सीरीज की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी हमें इसका 4th सीजन देखने को क्यों नहीं मिला। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। अगर आज कोई आपके सामने मैट मर्डोक AKA डेयरडेविल का नाम लेगा तो दिमाग में सीधा एक्टर चार्ली कॉक्स ही आएंगे। बट क्या आपको पता है कि इनसे पहले भी 3 डेयरडेविल और रह चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट था एक्टर रेक्स स्मिथ का डेयरडेविल, जिनको 1989 में आई द ट्रायल ऑफ इनक्रेडिबल हल्क मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इनकी इस ब्लैक कॉस्ट्यूम से काफी हद तक चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल की ब्लैक कॉस्ट्यूम इंस्पायर्ड थी, जिसको ओरिजिनली डेयरडेविल द मैन विदाउट फियर कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड एक्टर एडवर्ड एल्बर्ट का डेयरडेविल, जिन्होंने एनिमेटेड स्पाइडरमैन सीरीज में इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। एंड थर्ड डेयरडेविल को तो आप सभी जानते होंगे, एक्टर बेन एफ्लेक वाला डेयरडेविल। और इन सब के बाद है चार्ली कॉक्स एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2, इस शो में जब मैट के चाइल्डहुड एक्सीडेंट को दिखाया जाता है, जब केमिकल्स की वजह से उसकी विजन चली जाती है, तो उस टाइम वहीं पास में पड़े केमिकल बैरल पर 0464 लिखा होता है, जो कि रेफरेंस था डेयरडेविल की फर्स्ट कॉमिक बुक का, जिसमें इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी, जिसे अप्रैल 1964 में पब्लिश किया गया था। नंबर 3, सीजन 1 के एपिसोड 2 में दिखाए गए हॉलवे फाइट सीन को सिर्फ सिंगल टेक में ही शूट किया गया था, जिसमें किसी भी तरह की CGI का यूज नहीं था, क्योंकि इस वॉयलेंस एंड ब्रूटैलिटी से भरी फाइट को ऐसे ही कोरियोग्राफ किया गया था। इसके बाद सीजन 2 का स्टेयरवेल फाइट सीन एंड सीजन 3 के प्रिजन फाइट सीन को भी सिंगल टेक में ही फिल्माया गया था। और ये प्रिजन फाइट तो 10 मिनट से भी ऊपर की है, और इतने बड़े सीन को फाइट के साथ कोरियोग्राफ करना और फिर उसे सिंगल टेक में ही शूट करना कोई आसान काम नहीं होता, और यही चीज इस शो का एक प्लस पॉइंट है। नंबर 4, शो क्रिएटर्स ने जानबूझकर डेयरडेविल सीरीज को एक स्ट्रीट लेवल शो रखा था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर न्यूयॉर्क पर कोई एवेंजर लेवल थ्रेट भी आएगा तो भी डेयरडेविल हेल्स किचन की स्पाई में ही लगा रहेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग डेयरडेविल एक सुपर हीरो शो से ज्यादा एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। नंबर 5, मैट्स फादर जैक मर्डोक जब अपने फाइनल मैच के लिए जाता है तो उस टाइम उसने एक रेड एंड गोल्डन कलर के रोब को पहना होता है, जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था डेयरडेविल की फर्स्ट एंड ओरिजिनल कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम का, क्योंकि कॉमिक्स में डेयरडेविल की फर्स्ट अपीयरेंस रेड एंड येलो कॉस्ट्यूम के साथ ही हुई थी, जो कि अब हमें MCU में देखने को मिलेगी। नंबर 6, एक्टर चार्ली कॉक्स ने मैट मर्डोक को प्ले करने के लिए जोश ट्रिके नाम के एक आदमी के साथ काम किया था, जो कि 20 साल से ब्लाइंड हैं, जिनकी मदद से चार्ली कॉक्स ने अपनी कैन टेक्निक्स एंड स्पेंड टाइम को बढ़ाया था कि किसी के साथ बात करते हुए एज ए ब्लाइंड पर्सन उनको अपनी आंखों को कैसे और किस एंगल पर रखना है। नंबर 7, चार्ली कॉक्स ने सो मेनी ब्लाइंड कैरेक्टर्स को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्ले किया हुआ है, फिर चाहे वो मैट मर्डोक हो या फिर डेयरडेविल, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर्स की छोटी से छोटी एंड स्मॉल डिटेल्स को कैप्चर किया हुआ है। और इनकी इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के चलते इन्हें अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था। नंबर 8, सीजन 1 के एंड में जब डेयरडेविल फिश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है, तो उसके बाद न्यूयॉर्क बुलेटिन में उसके नाम की हेडलाइन छपती है, जिसमें उसके नए नाम के साथ साथ उसकी न्यू रेड कॉस्ट्यूम को भी फीचर किया जाता है, जो कि डेयरडेविल के एक आर्ट वर्क से इंस्पायर्ड थी, जिसे डेयरडेविल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कवर आर्ट वर्क भी कहा जाता है। नंबर 9, अगर कॉमिक्स की बात करें उसमें मैट मर्डोक के हेयर्स रेड कलर के होते हैं, और जब ये शो शुरू होने वाला था तो उस टाइम शो क्रिएटर्स ने मैट मर्डोक को उसके ट्रेडमार्क रेड हेयर के साथ ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, जो कि एक्टर चार्ली कॉक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि रेड हेयर्स में बिल्कुल ही वियर्ड लग रहे थे। जिसके बाद इस शो में मैट मर्डोक को नॉर्मल ब्लैक हेयर्स के साथ ही दिखाया गया है। नंबर 10, इस शो में डेयरडेविल की जो ब्लैक कॉस्ट्यूम दिखाई गई है तो उसके मास्क में किसी भी तरह की आई ओपनिंग्स नहीं होती जिनमें से वो देख सके। और हाँ, मेरे को पता है कि डेयरडेविल के पास पावर्स हैं, उसे देखने की जरूरत नहीं है, बट एक्टर्स के पास तो पावर नहीं है ना, तो इन्हें अपने सीन्स को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर विजन की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए इस ब्लैक कॉस्ट्यूम के मास्क को कॉटन मैश फैब्रिक से बनाया गया था, और जैसा कि आप सभी देख सकते हो इस फैब्रिक में छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं, जिनमें से एक्टर चार्ली कॉक्स आराम से देखकर अपने सीन्स को परफॉर्म किया करते थे। नंबर 11, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब तक मार्वल की ऑलमोस्ट हर एक मूवी में हमें स्टैन ली का कैमियो देखने को जरूर मिला है, जो कि हमें डेयरडेविल सीरीज में भी देखने को मिला था। हाँ, इन पर्सन नहीं बल्कि इनकी एक फोटो, जो कि सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में पुलिस स्टेशन में लगी होती है। नंबर 12, सीजन 1 के एपिसोड 10 में विल्सन फिस्क मैडम गाउस एक बिल्डिंग के ऊपर एक रूफटॉप गार्डन में मिलता है, जो कि देखने में बिल्कुल स्पाइडरमैन मूवी के इस रूफटॉप गार्डन जैसा ही लगता है। इसमें जब स्पाइडरमैन MJ को ग्रीन गोब्लिन से बचाकर इस रूफटॉप गार्डन पर लेकर आता है, और कुछ फैंस का तो ये मानना है कि ये दोनों सेम ही गार्डन्स हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
नंबर 13 सीजन 2 के एपिसोड 3 में दिखाया गया ये सीन जब पनिशर डेयरडेविल को चिमनी से बांध कर रखता है और साथ ही उसने उसके हाथ पर एक गन भी बांधी हुई होती है। तो एक्चुअल में पूरा सीन द पनिशर कॉमिक द चॉइस से इंस्पायर्ड था, जिसमें पनिशर ने डेयरडेविल को ऐसे ही बांध कर रखा हुआ होता है और यहाँ तक कि इस सीन के कई डायलॉग्स डायरेक्टली इसी पैनल से ही उठाए गए थे। नंबर 14 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद डेयरडेविल सीरीज को इतनी ज्यादा बार देखा गया था जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को इस शो की एज रेटिंग को रिलीज करना पड़ा था, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इससे पहले अपने किसी भी शो को रेटिंग नहीं दी थी। जिसके बाद इस शो में दिखाई गई ब्रूटैलिटी, वॉयलेंस एंड बोन क्रैकिंग को देखते हुए डेयरडेविल सीरीज को TVM में यानी मैच्योर ऑडियंस ओनली रेटिंग दी गई थी। और साथ ही इस शो का सीजन 1 वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पैरेटेड शो था, क्योंकि नंबर 1 पर अभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स ही है। नंबर 15 इस शो के क्रिएटर्स ने डेयरडेविल सीरीज को बनाते वक्त किसी दूसरी सुपर हीरो मूवीज एंड टीवी शो से इंस्पिरेशन नहीं ली थी, बल्कि उसकी बजाय उन्होंने 1970s की क्राइम मूवीज द फ्रेंच कनेक्शन, डॉग डे आफ्टरनून एंड टैक्सी ड्राइवर जैसी मूवीज को फॉलो किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि डेयरडेविल एक क्राइम ड्रामा सीरीज पहले है और एक सुपर हीरो शो बाद में। नंबर 16 इस शो में दिखाया गया टेम्पल का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक की नाइट नर्स से इंस्पायर्ड था, जो कि न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज लाइक डेयरडेविल, स्पाइडरमैन, लूक के जैसे हीरोज की मदद करती है। और इस शो में मैट एंड क्लेयर के बीच में थोड़ी बहुत लव केमिस्ट्री दिखाई गई है, बट कॉमिक्स में कैरेक्टर लूक केज एक पावरमैन का लव इंटरेस्ट होती है। नंबर 17 क्लेयर जब डेयरडेविल को ट्रीटमेंट करने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो उस टाइम मैट उसे अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद क्लेयर उसे सिंपली माइक कहने लगती है। You got a name at least. Claire. Don't suppose I get to know yours. All right, I'll call you Mike. तो एक्चुअल में आप सभी को ये नाम टोटली रैंडम लगा होगा, बट एक्चुअल में ये रैंडम नहीं था, क्योंकि जब कॉमिक्स में कैरन एंड फोगी को मैट पर शक होता है कि वो ही डेयरडेविल है, तो उस टाइम मैट अपने फेक आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर के होने का नाटक करता है, जिसका नाम वो माइक मर्डोक बताता है, और फिर उसी नाम को ही इस शो में यूज किया गया था। नंबर 18 सीजन 3 में बुलसाई से लड़ने के लिए डेयरडेविल अपने हाथों पर रस्सियों को बांधता है ताकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसके पंचेस की पावर बढ़ सके। तो एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट इंस्पायर था मुए थाई से, जिसको आप थाई बॉक्सिंग भी कह सकते हो, जिसमें अपने पंचेस की पावर को बढ़ाने के लिए इस रोप बाइंडिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जो कि सिमिलर डेयरडेविल ने इस शो में किया था। नंबर 19 सीजन 3 में जब कैरन विल्सन फिस्क से मिलने के लिए जाती है तो इन दोनों के कन्वर्सेशन के दौरान विल्सन फिस्क कैरन से कंफर्म कर लेता है कि मैट मर्डोक ही डेयरडेविल है। Tell me, so at what point did you learn about Mr. Murdoch's secret life? Yeah. Thank you. Thank you, Miss Page. तो एक्चुअल में ये सीन कॉमिक्स से इंस्पायर था, बट कॉमिक्स में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ था, जिसमें कैरन जो कि ड्रग एडिक्ट होती है पैसे के बदले डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी को बेचती है, इसके बारे में फिस्क को भी पता चल जाता है। और हालांकि इस सीन को इस शो में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया हो, इनडायरेक्टली ही सही, बट इस शो में विल्सन फिस्क को डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी का कैरन से ही पता चलता है। नंबर 20 इस शो में हमें एक से बढ़कर एक फाइट सीन देखने को मिला है, और अगर बात करें किसने इन सीन्स को परफॉर्म किया है तो एक्टर चार्ली कॉक्स ने इस पूरे शो में सिर्फ अपने बेसिक स्टंट्स को ही परफॉर्म किया था, और जो डेंजरस फाइट स्टंट्स होते थे तो ये इनके स्टंट डबल क्रिस ब्रैस्टन ने परफॉर्म किए थे। नंबर 21 अगर कॉमिक्स की बात करें उसमें बेन यूरिक डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर होता है, जिसमें पीटर पाकर भी काम करता है, बट उस टाइम कॉपीराइट इश्यूज के चलते शो क्रिएटर्स ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद इस शो में बेन यूरिक को एक फिक्शनल न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क ब्रिटेन का एक रिपोर्टर दिखाया गया है, और इसके साथ ही बेन यूरिक के कैबिन में MCU के कई रेफरेंस भी दिए गए थे, जिनमें से पीछे वॉल पर लगे न्यूज़पेपर में हार्लम टेरर लिखा होता है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हुए हल्क वर्सेस एबोमिनेशन की फाइट का रेफरेंस था। और इसके साथ ही साइड में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की क्लिप भी लगी होती है, जो कि हिंट था अवेंजर्स मूवी में हुए न्यूयॉर्क बैटल का। नंबर 22 सीजन 2 में जब विल्सन फिस्क को फर्स्ट टाइम वेनेसा की आर्ट गैलरी में दिखाया जाता है तो उस टाइम वो एक व्हाइट पेंटिंग के सामने खड़ा होता है, जो कि हिंट था स्पेक्ट्री कॉमिक एक्यूरेट लुक का, जो कि हमें सीजन 3 में जाकर देखने को मिली थी। और ऐसे ही सिमिलर सीजन 1 में मैट मर्डोक को भी एक ब्रिक रेडिश पेंटिंग के सामने दिखाया जाता है, जो कि रेफरेंस था डेयरडेविल की अपकमिंग रेड कॉस्ट्यूम का। नंबर 23 सीजन 1 के खत्म होते होते मैट मर्डोक को अपना न्यू नेम यानी डेयरडेविल एक न्यूज़पेपर के जरिए मिलता है, जो कि उसने खुद से नहीं रखा होता, बट कॉमिक्स में इसका बिल्कुल अपोजिट था, जिसमें मैट की ब्लाइंड डिसेबिलिटीज की वजह से दूसरे बच्चे उसे बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। इसके बाद वो अपनी न्यू आइडेंटिटी यानी डेयरडेविल को डेवलप करता है। नंबर 24
सीजन 2 के एपिसोड 8 में फ्रैंक कैसल की हियरिंग के टाइम जब उसके स्कल एक्सरे को दिखाया जाता है तो उसमें निचला जबड़ा नहीं होता, जो कि नॉर्मली एक स्कल एक्सरे इमेज में होता है। इसके बिना ये एक्सरे पिनिसर के लोगो जैसा लगता है, जिसको सीजन 2 के एंड होते होते फ्रैंक कैसल अपने नाम का ऑफिशियल सिंबल बना लेता है। नंबर 25। ओरिजिनली सीजन 3 के बाद नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल सीरीज के 2 और सीजन को प्लान किया हुआ था, क्योंकि मार्सी एक्ट्रेस एमी रुथबर्ग के अकॉर्डिंग सीजन 4 में हमें एक न्यू विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता। इसके बाद 5th एंड लास्ट सीजन में डेयरडेविल एंड फिस्ट के बीच का फाइनल शोडाउन होता। और इस शो की इतनी ज्यादा प्लानिंग एंड इसके इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स ने इसे जानबूझकर कैंसिल किया था, क्योंकि इस शो एंड कैरेक्टर्स के राइट डिज्नी के पास चले गए थे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि नेटफ्लिक्स एक ऐसे शो पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा जिसके उसके पास राइट्स ही नहीं है, और इन्हीं राइट्स के चलते से नेटफ्लिक्स से भी हटाया गया है। और अब एमसीयू के अंदर हमें जो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रीवियस सीरीज का 4th सीजन नहीं होगा, बल्कि इस कैरेक्टर का टोटली रिबूट होने वाला है, जिसे एक्टर चार्ली कॉक्स ने खुद ही कंफर्म किया है। नंबर 26। इस शो में दिखाया गया मेल्विन पोर्टर का कैरेक्टर, जो कि डेयरडेविल के लिए उसके सूट्स को बनाता है, तो कॉमिक्स में डेयरडेविल के वन ऑफ द फर्स्ट विलन्स में से एक है, जिसे ग्लैडिएटर कहा जाता था, जिसके कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम के ब्लूप्रिंट्स हमें सीजन 1 में भी देखने को मिले थे। और डेयरडेविल से फाइट के दौरान ये उस पर एक सर्कुलर सा ब्लेड भी फेंक कर मारता है, जो कि कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का मेन वेपन होता है। नंबर 27। सीजन 1 में जब लीलैंड मैडम गाओ के साथ मिलकर वेनेसा को मारने की कोशिश करता है, तो ये स्टोरी सीधा कॉमिक से ली गई थी, जिसमें किंगपिन का एक एसोसिएट वेनेसा के सीक्रेटली मर्डर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वेनेसा के चक्कर में विल्सन की क्रिमिनल लाइफ पर फर्क पड़ रहा होता है, जो कि सिमिलर हमें इस शो में भी दिखाया गया है, और दोनों ही स्टोरी लाइन्स में वेनेसा बच जाती है। नंबर 28। आप में से बहुत से फैंस को शायद ये पहले ही पता होगा या फिर ना भी पता हो कि एक्ट्रेस आइलेट जुरैर, जिन्होंने इस शो में विल्सन फिस्क की गर्लफ्रेंड वेनेसा का रोल प्ले किया है, तो उन्होंने इस मार्वल कैरेक्टर को प्ले करने से पहले मैन ऑफ स्टील मूवी में सुपरमैन की मोम लारा एल का रोल भी प्ले किया हुआ है। तो इन्होंने मार्वल एंड डीसी दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया हुआ है। नंबर 29। ओरिजिनली सीजन 3 में दिखाया गया बुलसाई का कैरेक्टर हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलने वाला था, जिसको उस टाइम एक्टर जेसन स्टैथम प्ले करने वाले थे, बट बाद में इनके इस रोल को मना करने के बाद ये कैरेक्टर हमें सीजन 2 की बजाय सीजन 3 में देखने को मिला था। नंबर 30। इट्स नॉट ए फैक्ट बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एज ए फैन कि जितनी ज्यादा खुशी मुझे डेयरडेविल को एमसीयू में देखकर हुई है, तो उतना ही आई थिंक मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि मार्वल आज के टाइम में जैसे अपने हर एक कैरेक्टर को लाइट ह्यूमर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थिंक कोई भी डेयरडेविल फैन मैट मर्डोक को बात बात पर जोक्स मारते देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस कैरेक्टर का डिप्रेसिव नेचर, सीरियस टोन एंड स्पेशली फोकस ऑन विलन से इसे स्पेशल बनाते हैं। और मैं यहाँ पर डेयरडेविल और उसकी पावर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मैट मर्डोक और इस शो की टोन की, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हमें मैट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उतना ही ज्यादा हम उसे डेयरडेविल के गेटअप में एंजॉय कर पाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थे डेयरडेविल सीरीज से जुड़े 30 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड डेविलिश फैक्ट्स, एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।